Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll learn about the reading comprehension. Reading comprehension is a very important topic for all the MBA entrance exams. CAT हो, NMAT हो, SNAP हो, ZAT हो, IFT हो, CMAT हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन सभी में मिलेगा और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी होता है। तो आज उसकी हम पहली क्लास करेंगे। इसके अंदर हम बेसिक सीखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या टिप्स होती हैं, इसकी क्या वेटेज रहती है कैट एग्जाम में, ऑलराइट। एंड फिर उसके बाद एक आरसी भी करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू टू मेक अ कनेक्ट विद यू। तो उस कनेक्ट के लिए आई जस्ट वांट यू कि आप नीचे कमेंट करें अपनी परसेंटाइल जो आप चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेड परसेंट, आपका गोल परसेंटाइल वो, और आपका गोल कॉलेज कि आपको कौन से कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं, और आपका नाम जो भी है, अगर आपने ईमेल अपना यूजर नेम अगर वो नाम नहीं रखा हुआ है, सो दैट आई कैन नो कि जो पढ़ रहे हैं वो कौन कौन है, ताकि आप जब भी मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करें आई कैन रिलेट टू यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, कैट की जर्नी को। एंड आई मेक श्योर कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको बहुत 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 हेल्प होगी। एंड दिस इज माय नंबर। अगर आपको कुछ भी व्हाट्सएप करना हो, कोई कॉलेज के बारे में पूछना हो, कुछ भी पूछना, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मेरा रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे में आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हॉलीडेज पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, पर रिप्लाई जरूर करूंगा जब भी फोन ऑन करूंगा। ठीक है, कॉल मत करिए। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है नीचे व्हाट्सएप का, अगर आपको ये सेव नहीं करना हो नंबर तब भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैट 2022 की 2020 की, जिसका स्लॉट 1 है। वर्बल सेक्शन का मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन को कहा जाता है VARC सेक्शन। ठीक है, VA जो वर्बल एबिलिटी एंड RC जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको मिलेंगे 18 क्वेश्चन, जिसमें 5 5 5 प्लस 4 4 ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 आरसीज आती हैं। ठीक है, 4 आरसीज आर देयर एंड रेस्ट आर दी पैराजंबल, समरी और पैराजंबल व्हाट सेंटेंस आउट काइंड ऑफ। इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, और आगे आने वाली क्लासेस में। इस क्लास में हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 18 में से कितने आइडल अटेम्प्ट होने चाहिए, 14 से 15। और यही सेम कहानी हर स्लॉट की होती है। स्लॉट 2 हो सेम स्टोरी, स्लॉट 3 हो सेम स्टोरी। एक साल में जो कैट एग्जाम होता है उसके तीनों स्लॉट्स में कभी भी आपको आरसी वीआरसी में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे कि एक सेक्शन एक स्लॉट में 3 आरसी आई, दूसरे स्लॉट में 4 आरसी आ गई, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट पेपर तीनों ही स्लॉट्स के लिए सेम रहता है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की जो 2021 का था, उसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से कम हुए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन कम हुए थे। 16 हुए, वो भी आरसी के अंदर 2 क्वेश्चन कम हुए, बाकी के यहाँ पे वेटेज सेम ही रही। और यहाँ पे 4 4 4 4 4 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आरसी के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइडियल टाइम थे आपके 12 के अराउंड अगर आप करते तो आपका 99% प्लस आ ही जाता। और तीनों ही स्लॉट्स की अगर मैं स्लॉट 2 की बात करूँ तो सेम स्टोरी थी, स्लॉट 3 की भी यही सेम स्टोरी थी। अब अगर मैं बात करूं परसेंटाइल 99 चाहिए होती, तो आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ते। जब 26 क्वेश्चन आए थे वीआरसी में, 40 मिनट्स होते हैं, याद रखिएगा। यू हैव नॉट एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो 40 मिनट्स मतलब आपको रफली मान लीजिए 2 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो +3 एंड -1 फॉर एवरी नेगेटिव आंसर यू गेट -1 एंड फॉर वेरी पॉजिटिव आंसर लाइक करेक्ट आंसर यू विल गेट +3। एंड नॉन एमसीक्यूज में आपको 0 ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो स्कोर करने के लिए 99% यू नीड समवेयर 40 टू 42, व्हिच मींस कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, आपको मिल जाएगा कि आपको 13 से 14 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देंगे तो आप वीआरसी के अंदर 99% ले आएंगे। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं कैट 21 में, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए थे, जिस 24 क्वेश्चन, सेम टाइम लिमिट थी, तो मतलब 2 मिनट पर आपको पूरे क्वेश्चंस मिल रहे थे, सेम मार्किंग स्कीम थी। तो 36 टू 39 मतलब कि वीआरसी में थोड़ा सा टफनेस बढ़ा था। तो तब आपके 98% आए थे 36 पे, मतलब कि रफली आप कह सकते हैं 12 क्वेश्चन करेक्ट करने पे या 13 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका 90% आ जाता। 16 आ रहे हैं आरसी में से, 12 अगर आपने ठीक कर दिए तो आपका वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब 3 आरसी पूरी ठीक कर दी तो भी आप 99% में आ जाएंगे। सुनने में बहुत इजी लगता है, करने में थोड़ा कठिन है। तभी आज हम आरसी की बात करेंगे। ठीक है, एक आरसी से स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वांट यू टू डू इज बेसिक टिप्स है आरसी के लिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। So first is check how many RCs and read first few lines and the last para lines to know about the passage. जब भी आप अपना मॉक जब भी आप अपना मॉक कैट का मॉक दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके स्क्रीन पे क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे नीचे यहाँ पर आता है ऑल क्वेश्चंस। आप पूरा पेपर पहले ही देख सकते हैं एक बटन दबा के। बार बार नेक्स्ट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ही क्लिक करेंगे वो पूरा सेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, बहुत सारे बच्चों को कैट के एग्जाम के बाद भी काफी बच्चों को नहीं पता होती। जो रिपीटर्स होंगे वो भी एग्री करेंगे इस बात से, बहुतों को नहीं पता होती। तो अगर आप पहले ही देख लेंगे कि कितनी आरसीज आएंगे, कितना क्या आया है, तो आपको बहुत ईजी होगा।
और पहली लाइन और लास्ट फर्स्ट पैरा की पहली 2 लाइंस और लास्ट पैरा की लास्ट 2 लाइंस को पढ़ के क्या मिलता है, बड़ा ही सिंपल है, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि वो टॉपिक किससे है। क्योंकि कभी भी आरसी आपकी हिस्ट्री से हो सकती है, कभी करंट अफेयर से हो सकती है, कभी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, कभी वो कॉमर्स से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है वो आरसी। ठीक है, बट आप जैसे उसकी फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट के 2 लाइंस पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या है, और आपको वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो डेफिनेटली आपको वो आरसी पहले करनी होगी। जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी हिस्ट्री इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो मुझे वो इतनी अच्छा नहीं लगता, बट इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स आए तो मैं 100% वो आरसी करूंगा। तो वही है, आपको भी फाइंड करना होगा कि आपका टॉपिक क्या है। दूसरी टिप आती है मेक अ रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर की रीडिंग करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो बुक्स हो सकती हैं, वो आपके न्यूज़पेपर हो सकते हैं, कुछ भी पढ़िए। अब ये भी नहीं है कि न्यूज़पेपर में सिर्फ दी हिंदू ही पढ़ूं या कोई भी, कुछ भी पढ़िए, कुछ मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस जस्ट रीड बिकॉज आपका फोकस नहीं है। थर्ड पॉइंट उसी पे ही है। बिफोर रीडिंग मेक श्योर देयर इज नो थॉट इन योर माइंड एंड यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन आसी। जब भी आप स्टार्ट करते हैं, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में बजना शुरू हो जाता है गाने हैं, लॉलीपॉप लागेलू ऐसा कुछ होता है कि गाने बजने शुरू होते हैं। इफ दैट्स अ प्रॉब्लम दैट मीन्स कि आपका फोकस नहीं है। ठीक है, आपका फोकस बहुत जल्दी हिल जाता है। तो उसी के लिए आपको ये बैठाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप स्टार्ट करें रीडिंग और आपको दिख लगे कि आपका ऐसा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। मेरे लिए काम करता है परफेक्टली हर बार जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीड 1 पैरा एंड राइट 1 लाइन समरी ऑन रफ शीट। आप जब एग्जाम देंगे कैट वाले दिन, तो आपको एक पेन मिलेगा और साथ में 2 या 3 पेपर्स मिलेंगे खाली, ठीक है, A4 साइज शीट्स, और आप एक्स्ट्रा चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, जब भी आप कोई आरसी का एक पहला पैरा पढ़ेंगे तो आपको बार बार पूरी आरसी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कि भैया पता चले क्वेश्चंस करने गए और आपको अब याद ही नहीं आपने क्या पढ़ा था पहले पैरे में, सेकंड पैरा में। तो आप उसकी हमेशा समरी लिख लीजिए। एक लाइन की समरी लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, और वो आपका टाइम बहुत सेव करेगी। आज हम वही करेंगे, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट इज बी अलर्ट व्हेन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड थिंक बिफोर मार्किंग द आंसर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैट की आरसी में आपको ये लगेगा कि आरसी तो बहुत आसान थी समझनी, आरसी तो 2 मिनट में समझ आ गई, बट जैसे आप क्वेश्चंस करने जाएंगे यू विल फाइंड क्वेश्चन इज लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स। वो कुछ पूछ के कुछ और पूछ रहा है। तो आपको यही चीज यहाँ पर वो फंसते हैं बच्चे। क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा कि आपने अपने हिसाब से ठीक किया है, बट वो कुछ और पूछ रहा था, इसलिए आपको आंसर गलत है। शायद आपको वो सीधे तरीके से पूछा जाता है तो आप आंसर वो कर लेते, क्योंकि क्वेश्चंस इजी ही है, बट पूछने का तरीका बहुत अलग है। इस बात को हम आगे आने वाली आरसी जो भी करेंगे उसमें आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज गूगल वर्ड्स नो इश्यूज व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गूगल करिए, डिक्शनरी मत उठाइएगा बार 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 बार, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जस्ट गूगल इट। एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप कॉपीज भरें लिखें, उस प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कॉपी को या रजिस्टर को दोबारा नहीं खोलते हैं वर्ड्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बस भरते रहते हैं और वो दोबारा कभी पढ़े नहीं जाते। अगर आप पढ़ेंगे देन इट्स ग्रेट, तब आप लिखिए। अगर आप नहीं पढ़ने वाले तो आप उसको मत लिखिए। ठीक है, एंड बस याद रखिए जब भी आप गूगल कर रहे हैं कोई वर्ड, उसका मीनिंग, उसका रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड को जरूर से जाने। रूट वर्ड होता है आपका ओरिजिन। ठीक है, जैसे कि मैल फंक्शन में मैल जो है दैट इज अ रूट वर्ड फॉर द बैड थिंग्स। ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो मैल से स्टार्ट होगा वो कुछ ना कुछ बुरा या बेकार या कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी ऐसा मैल से कोई वर्ड पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कुछ तो बुरा है इस लाइन, इस वर्ड का मतलब, तो इस लाइन का मतलब भी आपको समझ आ ही जाएगा। ऑलराइट, अब पहली आरसी है। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आरसी आप डायरेक्टली मत पढ़े, पहले आप अपनी स्टॉप वॉच निकालें। उस स्टॉप वॉच को निकालने के बाद जितना मैं पैरा बोल रहा हूँ उतना पढ़िए, स्टार्ट करिएगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट करिएगा, फिर उस पैरा को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जैसे वो पैरा खत्म होगा स्टॉप वॉच को पॉज करिएगा, स्टॉप नहीं पॉज करिएगा, फिर नेक्स्ट पैरा दिखाऊंगा, नेक्स्ट पैरा पढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए, फिर स्टार्ट करिए, फिर पॉज करिए, लास्ट पे आएंगे तो फिर आप स्टॉप करिए और टाइम देखिएगा कितना टाइम आपको लगता है पूरी रीडिंग करने में। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप कितने स्लो और कितने फास्ट हैं। वो भी टाइम अपना नीचे जरूर से कमेंट लिखिएगा कि मेरा टाइम इतना था रीडिंग करने का, लेट्स सी कि कौन कितनी जल्दी पढ़ लेता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पैरा, यहाँ से लेके आप यहाँ तक जरूर पढ़िए एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी समरी। मैं जस्ट आपको कहूंगा कि पॉज करिए, दैट्स इट। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप पॉज करिए फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ यू कैन पॉज इफ यू वांट टू। आई होप आपने पैरा पूरा पढ़ लिया है। ये जो आपने आरसी पढ़ी है, आपको समझ आ गया कि ये मार्केटिंग की तरफ है थोड़ी सी। ठीक है, मार्केटिंग ओरिएंटेड है और स्टार्टअप्स की थोड़ी बात हो रही है इसके अंदर।
ठीक है। सो उसी को लेकर ये पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट, मैंने जो समरी बनाई, मैं अपनी समरी बताता हूँ। मैंने इसकी समरी लिखी थी कॉपी में। मार्केटिंग एंड, मतलब कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश में जो आपको मन करे, कुछ नहीं, सेंटेंस बनाना नहीं पूरा। मार्केटिंग एंड फिर मैंने लिखा टू मेनी चॉइसेस फॉर द पीपल एंड दे आर कंफ्यूज्ड। लोगों के पास आज की डेट में बहुत सारी चॉइसेस आई हुई है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट लें क्या ना लें, एंड ये बहुत ज्यादा क्रिएट करता है एक कंफ्यूजन को। ऑलराइट, एंड जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि हाँ ये यूज कर अच्छा ही होगा, चलो ये यूज कर लेते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ये समरी मैंने बनाई। अब नेक्स्ट स्क्रीन है, तो अगेन आप स्टॉप वॉच को अपने प्ले करिए और फिर से पढ़िए। दिस इज बोथ द पैरास, रीड द बोथ द पैरास एंड देन वी विल कम। आई होप आपने ये पैरास पढ़ लिए हैं। ठीक है, नाउ पहले वाले पैरा की अगर मैं समरी बनाऊंगा तो दिस इज अबाउट द स्टार्टअप्स। ओके, स्टार्टअप्स है और ये सिर्फ क्या बेच रहे हैं, कॉन्फिडेंस की तरफ तरीके से बेच रहे हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, महंगा है तभी तो बेस्ट है, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो इसकी समरी ये हो गई। सेकंड पैराग्राफ है कि ये $1000 मैट्रेस है, सूटकेसेस है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है कि हाई प्राइस रखते हैं प्रोडक्ट का, और इनका फोकस क्या होता है कि हम अपना ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, जितने ज्यादा ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, तो स्टार्टअप का वही होता है। तो इन दो पैराग्राफ का मतलब आ गया, समरी आ गई आपके पास। नेक्स्ट, दिस इज लास्ट पैराग्राफ, जस्ट रीड इट। ऑल राइट, आई होप आपने ये सारे पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे स्टॉप वॉच के साथ ही। तो जो टाइम आया नीचे जरूर से लिखिएगा। ठीक है, अब फोर स्टार्टर्स दैट प्रॉमिस एक्सेसिबल सिंपलिसिटी, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लाइन है, ये पूरा जो पैराग्राफ है, इसकी जो समरी है वो ये है कि स्टार्टअप जो है एक्सपेंशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू बढ़ाना होता है। एंड देन दे स्टार्ट, फिर जो पहले वो सोचते हैं कि हम सिर्फ यही काम करेंगे, जो एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ग्लॉसियर पहले बोला था कि नो मेकअप मेकअप बेचेंगे, फिर उन्होंने सारा मेकअप का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। ऑलराइट, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ऑलराइट, अब यहां से आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस की तरफ जाना है। बहुत सारे बच्चों, कुछ वैसा वर्षा भी चलते हैं, वो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर आते हैं इसके ऊपर। वो चीज थोड़ा टाइम वेस्टिंग होती है, बट अगर आपके लिए वो स्ट्रेटजी काम करती है, नो इश्यूज एट ऑल। जो आपको बेस्ट लगे आप वो करिए, बट याद रखिए ये चीज जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ये सारी जगह यूज हो जाएगी, जैसे कि एनमैट का एग्जाम। अब मैं बीच बीच में ऐसे टिप्स देता रहूंगा, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को स्किप मत करिएगा इधर उधर, ठीक है, ताकि आप मिस ना करें। अब एनमेट का एग्जाम वैसे तो बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। एंड नासिर मुंजी का अगर आप कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, जेबीए का कर रहे हैं, केजे का कर रहे हैं, अपकमिंग में शायद जीएम भी आएगा। ठीक है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो एनमेट का एग्जाम वो एक्सेप्ट करेंगे। अब एनमैट के अंदर स्पीड है, सब कुछ स्पीड पे है। आपको मुश्किल से 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, 120 मिनट होते हैं और 108 क्वेश्चन होते हैं आपके पास करने के लिए। ठीक है, अगर आप पैटर्न चेंज ना कर दे तो उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आरसी पढ़ोगे, भाई खत्म, टाटा बाय बाय, सेक्शनल नहीं निकलेगा आपका, हो गया कल्याण। ठीक है, तो इसीलिए फिर आपकी सारी स्ट्रेटजी बदल जाएगी। फिर आप आरसी जैसे करते थे आपको फिर डिफिकल्ट आएगी, इसीलिए वो अप्रोच रखिए जो आप सारे ही एग्जाम्स में रख सकते हैं। कोई ऐसी अप्रोच को बार बार चेंज करने का फायदा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले आप ये पढ़िए फिर उसके बाद करिए, तो ज्यादा इजी रहेगा। यही आदत डालोगे तो ज्यादा सही रहेगी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर आता है। Which one of the following best sums up the overall purpose of the examples of Casper and Glossier in the passage? तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे उनका क्या बेस्ट सम अप हो सकता है इन ऑप्शंस में से। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, अपना आंसर अपने पास लिखिए। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिख लिया होगा। जो आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं, आज पहली क्लास है, बस हम लर्न करने आए हैं या फिर सीखने आए हैं कि भैया क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जिन्होंने पहला ऑप्शन मार्क किया है। दे आर एक्सेप्शंस टू अ डोमिनेंट ट्रेंड इन कंज्यूमर मार्केट्स। क्या वो एक्सेप्शंस हैं डोमिनेंट ट्रेंड जो कंज्यूमर मार्केट में चल रहा है, ये ऐसा कुछ है, ये सम अप करता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करता। अगर आपको ये लगा तो बहुत ही गलत लगा सच में, तो आपको थोड़ा सा पैसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल आंसर नहीं है। सेकंड इज दे आर इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ पुअर अमेरिकन। ओके, ये कुछ बच्चों को लग सकता है बिकॉज उसमें लाइक सेकंड पैराग्राफ में शायद बात हुई थी। ठीक है, जहाँ पे परचेजिंग के बारे में बात हुई है कि वो लोग जानबूझ के प्राइस हाई कर करके क्या कर रहे हैं कि हायर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, लोअर क्लास के पास प्रोडक्ट्स ही नहीं बचते हैं कि खरीदें कैसे खरीदें। बट ये उसको सम अप नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं करी गई है स्टार्टअप को लेकर। दे आर फैसिलिटेटिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा ना, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही नहीं थे। ठीक है, नाउ दे माइट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट दे वर एक्सेप्शंस टू। ये चीज सम अप करती है ग्लॉसियर, और इसके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल को देखना है हमें।
ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या दिया था कि ग्लॉसियर पहले क्या करती थी, नो मेकअप मेकअप बेचती थी, अब वो सारा मेकअप का सामान बेचने लगी। तो पहले वो ट्रांसफॉर्म हो गए ना, कि वो जो पहले नहीं बनना चाहते थे वो बन गए। ऑलराइट, तो इसीलिए आंसर आपका डी है, बाकी सारे इसको सम अप नहीं करते हैं। क्लियर? आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों के एग्जाम्पल्स को सम अप कौन करता है, ठीक है, तो वो ये लास्ट लाइन करती है। ये था सारा सिनेरियो। आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है मैंने। अगर आपको ढंग से और समझना हो तो इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार पढ़िएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। ओके, next question on your screen is a new food brand plans to launch a series of products in the American market. Which of the following product plans is most likely to be supported by the author of the passage? ये चार ऑप्शन है, you can just pause the video and think about the answer. I hope आपका आंसर आ गया हो। यहाँ पे आपके पास जो चार ऑप्शन है उसमें से आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रेंज ऑफ 25 प्रोडक्ट्स, 25 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, उनके प्राइस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो 25 प्रोडक्ट लॉन्च करना है या 25 प्रोडक्ट इतने प्राइस पे लॉन्च करना है, तो दोनों ही नहीं चाहता ऑथर। ऑथर तो चाहता ही नहीं, ऑथर कहता है कि लिमिटेड काम करो और अच्छे प्राइस के साथ काम करो। आंसर आपको मिल गया, लिमिटेड काम करने वाले तो ये तो नहीं है, लिमिटेड काम में दो ऑप्शन आते हैं, पर अच्छा प्राइस कहाँ पर है, ये वाला है, तो आंसर इज ए। सिंपल एज दैट। ये तो बहुत सिंपल रहा। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड। Okay. Now, third question: which of the following hypothetical statements would add the least depth to the author's prediction of the fate of startups offering few product options? अब यहाँ पर आपको confusion आएगी। Confusion as in कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब इसीलिए बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स लाइक क्वेश्चन थोड़े से ऐसे बना दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ताकि बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए कि पूछ क्या रहे हैं भाई, मार्क क्या करना है। तो इसमें मार्क करना है आपको वीकेंड आर्ग्यूमेंट। add would add the least, ये इंपॉर्टेंट है लाइक ये वर्ड यहाँ पे least लिखा है, मतलब कि वो वीक करना है इस आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, तो वीक करने के लिए आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है जो सही बैठेगा। आप पहला ऑप्शन, अगर आप खुद से मार्क करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, पॉज द वीडियो एंड जस्ट मार्क योरसेल्फ। ओके, आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया हो, ए बी या सी डी में से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्टार्टअप्स विद फ्यू प्रोडक्ट ऑप्शंस आर नो एक्सेप्शन टू द अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट दैट इज डीपली डिवाइडेड अलोंग द क्लास लाइंस। क्या ये जो लाइन है ये इसको आर्ग्यूमेंट को वीक कर रही है कि स्ट्रॉन्ग कर रही है? मेरे हिसाब से इस आर्ग्यूमेंट को ये लाइन स्ट्रॉन्ग बना रही है। द रीजन इज कि वो जो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप जो है विद अ फ्यू प्रोडक्ट ऑप्शंस, वो एक्सेप्शन नहीं है, आर नो एक्सेप्शन टू द अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट, जो कि डीपली डिवाइडेड क्लास लाइन, मतलब हायर क्लास को ज्यादा तवज्जो दे रहे स्टार्टअप, वही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड इज एन exponential surge in their sales enable startups to meet their desired profit goals without expanding their product catalog. जैसे एक्सपोनेंशियल सर्ज आता है किसी भी स्टार्टअप की सेल्स के अंदर, तो वो अपनी प्रोडक्ट कैटेगोलॉग को बढ़ाते नहीं। अब ये चीज इस जो ये जो स्टेटमेंट है ये इसको एटलीस्ट स्टेप देगी, मतलब ये वीक कर रही है उसके आर्गुमेंट को कि नहीं, ये समवट कर रही है, समवट, समवट इज देयर। ठीक है, मेरे को अभी नहीं पता क्योंकि मैंने सीओडी नहीं पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, याद रखिएगा, आप कोई एक क्वेश्चन मार्क करके नहीं चल सकते। ठीक है, next is with Casper and Glossier venturing into new product ranges, their regular customers start losing trust in the companies and their products. अब ये वाला तो उसके आर्गुमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना, ये वाली लाइन तो और स्ट्रॉन्ग बना रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास कोई एक आंसर बच ही जाएगा। ये भी बहुत अच्छी अप्रोच होती है, ऐसे इन क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाएगा। वैसे वीकेंड और स्ट्रेंथन वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। With the motive of promoting certain rival companies, the government decides to double the tax rate for these startups. अब टैक्स रेट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स फिर फेल हो जाएंगे, वो वही तो फिर से अगेन स्ट्रेंथन हो जाएगा। ऑलराइट, उसके आर्गुमेंट को फिर स्ट्रेंथ करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास बचा ही एक ऑप्शन है, यही वाला। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, एंड यू कैन जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन एज वेल इफ यू वांट टू। ठीक है, और डिटेल में लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। Okay. Next, question number 4. Based on the passage, all of the following can be inferred about the consumer behavior except that. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें से हम ये चारों में से सारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ इन्फर कर सकते हैं, पर एक ऑप्शन नहीं कर सकते, एक ऑप्शन नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट दैट। तो वो कौन सा नहीं है?
मतलब जो इस पैसे से पढ़ के आप नहीं सोच सकते हैं, वो आंसर बताना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। टू मेनी ऑप्शंस हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू ट्रस्ट प्रोडक्ट्स। यस, हम सोच सकते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा। Consumers tend to prefer products by startups over those by established companies। ऐसा तो कहीं नहीं है कि कोई बच्चे सारे स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और कंपनीज के नहीं लेते हैं। ऑलराइट, कल को कोई कोका कोला की जगह कोई नई ब्रांड आ जाए, ठीक है, तो आप उसकी तो नहीं लोगे, जलजीरा जैसे आता था, या फिर और भी कैंपा, अदर ब्रांड्स आती है, तो आप कैंपा की तरफ थोड़ी भागते हैं, कोका कोला तो पी रहे हो ना। ऑलराइट, तो ये वाला तो इन्फर नहीं हो सकता, तो यही तो आंसर है, एक्सेप्ट पूछा ना, तो ये आंसर हो सकता है, बट अभी भी मेरे को दो और पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो। Consumers are susceptible to the marketing images that they see on social media. Now, कंज्यूमर जो है वो बहुत सोच रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मार्केटिंग इमेजेस हैं, ये सही सच है कि नहीं है, कि ऑल दैट सब, जो कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, काफी बच्चे, काफी लोग लिखते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स को कि अरे तुम तो बिक गए, तुमने तो ऐसे बोल दिया, ये मामा अर्थ को लेके, जो मामा अर्थ की तो बहुत ज्यादा ऐड आती रहती है। ठीक है, तो सी, ये भी इन्फर हो ही रहा है। Having too many product options can be overwhelming for consumers. Yes, ये तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, अगेन द आंसर इज बी। ऑलराइट, तो आंसर इज बी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, सिग्नेशन दी हुई है, अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would weaken the author's claims except। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाने वाला है, सच में बहुत घुमाने वाला है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये सारी स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ऑथर के आर्गुमेंट को वीकन नहीं करेगी। मतलब वीकन नहीं करेगी मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सी करेगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वीकन नहीं करेगी वो ढूंढनी, अगर वो सच होती है तो भी। तो पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है वो है, द एनुअल सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनीज विद फ्यूअर प्रोडक्ट ऑप्शंस वाज हायर देन दैट ऑफ द कंपनीज दैट क्यूरेटेड देयर प्रोडक्ट्स फॉर टारगेट कंज्यूमर्स। तो वो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ऑथर यही बता रहा है ना कि कम प्रोडक्ट बनाओ और उसका प्राइस कम रखो। तो इसमें यही तो बताया कि अगर एनुअल सेल्स ग्रोथ उन कंपनीज की देखें जिनके जो कम प्रोडक्ट बनाती हैं वो ज्यादा है एज कंपनीज जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर ये सच होती है बात, तो ये उसके आर्ग्यूमेंट को, ये आर्ग्यूमेंट जो है उसकी बात को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, समवट आंसर हो सकता है, बट अभी मेरे को आगे पढ़ने पड़ेंगे ताकि पता चले कि और इससे अच्छा कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑप्शंस इंक्रीज मार्केट कंपटीशन bringing down the prices of commodities which in turn increase pricing purchasing power of the poor। अगर ये बात सच है कि प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन आता है, ऑप्शन ज्यादा बढ़ते हैं, तो अपने आप वो प्राइस कम हो जाता है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है पुअर की। अगर ये बात सच हो जाती है तो ये उसके आर्गुमेंट को वीकन करेगी। ठीक है, तो इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सी नहीं करेगी, दैट इज द आंसर। ओके, तो बी नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद द empowerment felt by purchasers is buying a commodity was directly proportional to the number of options they could choose from। अगर ये बात सच है कि उनको empowerment तब लगता है कि अरे मैं ये भी खरीद सकता हूँ, अरे मैं वो भी खरीद सकता हूँ, इस बात से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मतलब वही बात है ना कि ऑप्शंस फिर कम हो रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है मार्केट में। अगेन ऑथर की बात को गलत हो रहा है कि ज्यादा ऑप्शन लाओ, ज्यादा ऑप्शन लाओ। ऑथर तो यही कह रहा है स्टार्टिंग से, कम बनाओ, सस्ता बनाओ, यही कह रहा है ना। तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी उसके आर्गुमेंट को वीक करता है, वो वीकन द आर्गुमेंट्स क्लेम्स एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट वाला ढूंढना है। Last is the annual sale of companies that hired lifestyle influencers on Instagram for marketing their products were 40% less than those that did not। नाउ एनुअल सेल जो है कंपनी की, जिन्होंने लाइफस्टाइल वाले इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है, वो इंस्टाग्राम पर वो मार्केटिंग के, जो उनके मार्केटिंग करे प्रोडक्ट को, 40% लेस है जिन्होंने नहीं किया। इससे क्या हो रहा है कि स्टार्टअप, मतलब जो कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में बात हो रही है कि हाँ, मतलब ये इररेलेवेंट है काइंड ऑफ, आप मान लो ये बात अगर सच भी होती है। नाउ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसके ऊपर आप कोई भी डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। मोर देन 7,000 मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन है, स्टूडेंट्स ही जहाँ पे ज्वाइन है। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कोर्स बाय L4E, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री मॉक्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। या हमारे पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट। सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Hit the like button, like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you enjoyed this query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead, and I will see you in the next class.